ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के तहत प्रथम चरण के मतदान पूर्व जीवंत परिचर्चा में भाग ले रहे हैं दैनिक भास्कर के राज्य ब्यूरो प्रमुख श्री अमरेंद्र कुमार और केंद्रीय विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के प्रमुख श्री देवव्रत सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम किरकिट्टा। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के समाचार विभाग की ओर से। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोकतंत्र का महापर्व मनाने वाले हैं। कल पहले चरण की वोटिंग होगी और इस लोकतंत्र के महापर्व पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं दैनिक भास्कर के राज्य ब्यूरो प्रमुख श्री अमरेंद्र कुमार और केंद्रीय विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग के प्रमुख श्री देवव्रत सिंह। तो श्री अमरेंद्र कुमार जी और श्री देवव्रत जी, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी को मालूम है, पहले चरण की वोटिंग कल शुरू होगी और इस चरण में कई दिग्गज नेताओं का भाग्य दांव पर है और इनमें हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, दीपक बिरवा, बैद्यनाथ राम हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री सरयू राय, सीपी सिंह, कमलेश सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी, केन त्रिपाठी, राधा कृष्ण किशोर, गिरिडीह से सुदर्शन भगत, समीर उरांव और अरुण उरांव समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी से। देवव्रत जी, चंपाई सोरेन जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की सीट से। झामुमो उन्हें छोड़नी पड़ी और उनके पास दो विकल्प थे, या तो वो अपनी पार्टी बनाते या फिर वो भाजपा की सीट से लड़ते। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। इस पर, उनके इस मूव पर आपकी टिप्पणी? राजनीतिक तौर पर मुझे तो लगता है कि जिस उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं, ऐसे मौके पर एक नया दल बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो उन्होंने एक राजनीतिज्ञ होने के नाते ये जो फैसला किया कि जो पहले से स्थापित दल है उसी को आप शामिल होके उसमें चुनाव के मैदान में उतरा जाए, तो वो सही कहा जाएगा। वो अलग बात है कि वो उस समर में किस मुकाम तक जीतते हैं या हारते हैं, वो तो वक्त बताएगा जी। और सरायकेला की इस सीट पर, एसटी सीट पर चंपाई सोरेन की जो सबसे ज्यादा टक्कर है वो जेएमएम के गणेश महली से। और इसके बाद अमरेंद्र कुमार जी, मंत्री बन्ना गुप्ता का जो भाग्य भी दांव पर है, उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। कड़ी टक्कर है उनकी। बन्ना गुप्ता के सामने है जदयू से सरजू राय जी। इससे पहले भी सरजू राय और बन्ना गुप्ता में सीधी टक्कर हो चुकी है। बन्ना गुप्ता ने पहले सरजू राय को एक बार हरा चुके हैं और सरजू राय भी एक बार बन्ना गुप्ता को हरा चुके हैं। इस बार बदली हुई परिस्थिति यह है कि पिछले 2019 के चुनाव में बन्ना गुप्ता विजयी हुए थे और सरजू राय को भाजपा ने जब टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे जमशेदपुर पूर्वी से जी। तो बन्ना गुप्ता उस बार निकल गए। इस बार सरजू राय फिर लौट कर आ गए हैं, तो परिवर्तन हुआ। निर्दलीय से जदयू के टिकट पर लड़ रहे हैं और पूर्वी से जमशेदपुर पश्चिमी पर लड़ रहे हैं और इन दोनों के बीच सीधी टक्कर है। अब जीत हार किसकी होगी वो तो मतदाताओं के वोट डालने के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन ये सीधी टक्कर की सीट में ये फंसी हुई है। क्लीन स्वीप मुझे नहीं लग रहा है किसी का है। या तो बन्ना गुप्ता कुछ वोट से जीत सकते हैं या सरजू राय जीत सकते हैं। बहुत कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर है। और हमारे मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ये लोहरदगा से हैं, इनके बारे में? रामेश्वर उरांव राज्य के वित्त मंत्री हैं जी और लोहरदगा उनका कार्य क्षेत्र रहा है। लोहरदगा संसदीय सीट से वो भी एक बार जीत चुके हैं। लेकिन इस बार की जो स्थिति है, इसमें मोटे तौर पर पूरे झारखंड में, अभी हम लोग प्रथम चरण की मतदान को लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन झारखंड की जो 81 सीटें हैं उसमें 60 सीटों पर कांटे की टक्कर है। मेरा तो ऐसा मानना है जी। इसीलिए रामेश्वर उरांव की जो सीट है वो भी बहुत क्लीन स्वीप वाली नहीं है, वो भी कांटे की टक्कर है और इसमें जीत हार का मार्जिन भी बहुत कम दिखता है जी। और
किन किन सीटों पर इसके अलावा आप ये समझते हैं कि कांटे की टक्कर है? दोनों पक्ष काफी मजबूत हैं और पलड़ा किसी भी तरफ जा सकता है। पहले चरण की जो 43 सीट है जी। उसमें मुझे लग रहा है कि 25 से 26 सीट पर सीधी लड़ाई है और कांटे की टक्कर है जी। और इन सीटों में कौन कौन है? इन सीटों में सरजू राय है, बन्ना गुप्ता है, रांची में सीपी सिंह, महुआ माझी है जी। हटिया से वर्तमान विधायक जो हैं जायसवाल, उनके नवीन जायसवाल, उनके सामने में अजय नाथ साहदेव हैं। पहले भी ये लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने ये प्रत्याशी थे। इसी तरह से कमलेश सिंह की भी जो सीट है वो भी कांटे की टक्कर में फंसी हुई है। राधा कृष्ण किशोर की सीट भी कांटे की टक्कर में है। सुदर्शन भगत जो गुमला जिला के जो 3 सीट हैं उसमें एक सीट पर सुदर्शन भगत भी कांटे की टक्कर में है। अरुण उरांव के बारे में जैसा आपने जिन प्रत्याशियों का नाम बताया कि पहले चरण के ये प्रत्याशी हैं, उसमें अरुण उरांव की जो सीट है गुमला की जी। उसमें भी गुमला जिले का तीनों सीट जो है वो कांटे की टक्कर में फंसी नजर आ रही है जी। और हमने देखा कि जो संवेदनशील बूथों पर कल सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान होना है और इन बूथों पर हेली ड्रॉपिंग के जरिए चुनाव कर्मियों को पहुंचाया गया है और पहले चरण के तहत लगभग 225 संवेदनशील बूथ हैं। तो ये जो संवेदनशील बूथ हैं यहाँ पर मतदान थोड़ा कम होता है। यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे आप क्या कहेंगे देवव्रत जी? देखिए, मतदान कम होता है ये कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि देखने में ये आया है कि शहरी मतदाता भी मतदान के मामले में कई बार पीछे रह जाते हैं। पिछले आंकड़े ये बताते हैं। और मुझे थोड़ी सी आशंका है, जिस तरीके से छठ और दिवाली की वजह से पिछले कुछ दिनों में त्योहार का जो मौसम था, बहुत लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं, तो उसका असर जो है शायद वोटिंग परसेंटेज पर पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना मतदाताओं से यही है कि त्योहार जो है वो खत्म हो गए हैं। लोकतंत्र का बड़ा त्योहार चुनाव है और वो अपने घरों से निकलें और वो बड़ी उत्साह के साथ ये तय करें कि झारखंड का भविष्य क्या होगा। जी। और पिछली बार हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पोल परसेंटेज ज्यादा था। जी। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पोल परसेंटेज बढ़ने की इस बार संभावना दिख रही है। निर्वाचन आयोग भी लोगों तक पहुंचकर मतदान में ज्यादा से ज्यादा भाग लें, इसके लिए प्रचार कर रहा है। हमको लगता है कि मतदाताओं पर भी इसका सार्थक असर दिख रहा है। मैं इसके लिए इस उदाहरण को रखना चाह रहा हूं कि जैसे पिछले अभी पोस्टल बैलेट से वोटिंग हो रहा है। जी। आज भी सर्विस सेंटर पर हुआ है। लोकसभा चुनाव में हमारे झारखंड क्षेत्र में 1,81,000 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाला था। इस बार का परिवर्तन ये दिख रहा है कि इस बार 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूं मैं, जिससे आंकड़ा की बात किया था, 2,65,000 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से अपना वोट डालने के लिए आवेदन दिया था। ये बड़ा आंकड़ा है। पहले चरण के चुनाव में 1,13,000 से ज्यादा लोगों ने पोस्टल बैलेट से वोट डाल दिया है। तो अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है लोकसभा का चुनाव बीते हुए। उस दौरान ये आंकड़ा लोग दावा कर रहे हैं या जो आ रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग पोस्टल बैलेट से वोट देंगे। तो मतदाताओं की संख्या में ये 6 महीना में बहुत बड़ा बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन ये जो पोल परसेंटेज बता रहा है, जो पिछले चुनाव की तुलना में, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोल परसेंटेज बढ़ सकता है। ये कहीं ना कहीं मतदाताओं के बीच जागरूकता या अपने मताधिकार का बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए, लोकतंत्र में भागीदार होने के लिए, अपनी भूमिका निभाने के लिए ही जब सोचा तब ये पोल परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, खास करके पोस्टल बैलेट के मामले में। कल सुबह से जो मतदान होगा वो तो शाम तक आंकड़ा आएगा तो और स्पष्ट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ना चाहिए। जी। और चुनाव आयोग ने बहुत सारे उपाय किए हैं। नुक्कड़ नाटकों में जो जागरूकता पार्टियां रहती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, वो तो होता ही है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग कई नए तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है
और हमें समाचारों में देखने को मिला कि जलप्रपात और जो दूसरे टूरिस्ट स्पॉट थे जहां लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, उन जगहों पर भी चुनाव आयोग ने अपनी जागरूकता पार्टियों को भेजकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। रक्तदान शिविर के माध्यम से, कई अनेकों उपाय के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो हम ये आशा करते हैं कि इन सभी प्रयासों का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोग निकल कर बाहर आएंगे। जी देवव्रत जी, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे एक अकेले वोट से क्या होगा अगर मैं वोट नहीं दूं, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो उदासीनता है वोट देने को लेके, ये शहरों में काफी दिखाई देती है जी। और ये जो भाव है कि मेरे एक वोट से क्या होगा, ये बड़ी एक खतरनाक बात है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस बात से एकदम हट जाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट से ही सरकारें बदलती हैं। कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां 400-500 वोट से भी हार जीत का फैसला होता है। तो ऐसे में किसी भी वोटर को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इस बार जो वोट और सरकारें बनाने और बिगाड़ने का जो एक काम है, उसमें महिलाओं की और युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। हार जीत का फैसला उनकी भावनाओं से होगा, क्योंकि झारखंड जो है पूरे देश में तीसरा सबसे युवा राज्य है और यहाँ महिलाओं के वोट भी काफी हैं। तो ये जो महिला वोटर और युवा वोटर, ये उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। जी, इसलिए ऐसा न सोचें कि मेरे एक वोट से क्या हो गया, क्योंकि हर किसी का वोट, हर एक व्यक्ति का वोट बहुत मायने रखता है। और इस बार ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिसमें कांटे की टक्कर है और उसमें हर एक एक वोट फैसला तय करेगा। तो जो भी ये सोचते हैं, ऐसा न सोचें और घरों से निकलकर बूथों पर जाएं और अपना वोट डालें। अमरेंद्र जी, कुछ शायद ऐसे रह गए होंगे कुछ मतदाता जिनके पास वोटर आईडी नहीं आया हो या बन नहीं पाया हो, बना नहीं पाए हो, लेकिन मतदाता पर्ची में उनका नाम है। तो ऐसे लोग क्या करें? देखिए, ये लोकतंत्र के महापर्व में जी, एक जिम्मेवार नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का उपयोग यह सोचकर करना चाहिए कि इस लोकतंत्र के महापर्व में मेरी यही दायित्व है, इस यज्ञ में मेरी यही आहुति है। इस भावना में वोटर आईडी नहीं है आपके पास और आपका वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, समस्या है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन बार बार इसको जारी कर रहा है, हम लोगों के पास भी ये जानकारी रहती है कि आपके पास अगर वोटर आईडी नहीं है तो मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, पासबुक और स्वास्थ्य बीमा जिसका कवर है, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब तमाम है। हमको लगता है किसी न किसी रूप में ये डॉक्यूमेंट होता ही है। तो कल सुबह मतदान है तो आज ही रात से लोग तैयारी कर लें, मतदान जाने से पहले वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो खोज लें और उसके मताधिकार को उपयोग करें। और मैं मतदाताओं से एक बात और आग्रह करना चाहता हूँ, किसी के दबाव में नहीं आए, बूथ तक जाएं। बूथ में अगर पैरामिलिट्री फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, अगर किसी को वो वोटर आईडी चेक करता है या कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, तो उसका वो विरोध करें। अगर निर्भीक नागरिक होगा तभी देश निर्भीक बनेगा और मजबूत बनेगा। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तथ्यात्मक ढंग से बात करें। अगर इसमें कहीं बाधा आती है तो उसका कॉल सेंटर है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कंप्लेन है वो आप कीजिए। तत्क्षण इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि मुझे सूचना अगर मिलेगी तो मैं उसको तत्काल दूर करूंगा। तो इस पर भी वोटर ध्यान दें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक मजबूत भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में डिजिटल क्रांति पूरे झारखंड के दूर दराज के इलाकों तक मोबाइल फोन के जरिए पहुंच गई है, तो वो मोबाइल के जरिए बहुत सारी सूचनाएं पहुंचती हैं, यूट्यूब के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए। तो ऐसे में चुनाव की जब तारीख नजदीक होती है तो अंतिम समय में बहुत सारी भ्रामक सूचनाएं हैं, जो फेक न्यूज है, फेक इंफॉर्मेशन है, वो भी काफी प्रसारित होती है। तो जागरूक नागरिकों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो अपना निर्णय, अपनी जो समझ है, वो आधी अधूरे सचों के आधार पे या फेक सूचनाओं के आधार पे वो बदले ना और अच्छी तरह से देखभाल के अपने उम्मीदवार को वोट दें। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस बात से हम सभी सहमत हैं कि हमने जो मन बनाया हुआ है
कि जो सरकार आने वाली है उस पर सभी मतदाता टिके रहें और लास्ट मोमेंट में जो भ्रामक बातें आती हैं उससे डगमगाए नहीं। आप जो सरकार बनाना चाहते हैं, जिनकी सरकार बनाना चाहते हैं, आप निर्भीक होकर उनको वोट करें। और जैसे अभी अमरेंद्र जी बता रहे थे, जो इतने सारे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस के पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इन सभी को लेकर आप जा सकते हैं। हाँ, और एक बात का ध्यान रखना है कि फोटो युक्त होना चाहिए। इन सभी दस्तावेजों में किसी न किसी में आपका फोटो होगा, फोटो युक्त होना चाहिए, जो आप वोट के लिए लेकर जाएंगे। अमरेंद्र जी, प्रचार तो कल थम गया 48 घंटे पहले, और इस दौरान बहुत से दिग्गज स्टार प्रचारक आए। कुछ तो राजनीति के दिग्गज और कुछ फिल्मी हस्ती भी आए। तो ये जो स्टार प्रचारकों का दौर है, क्या इनके सामने स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं या फिर स्थानीय मुद्दे रहते हैं? लोग स्टार प्रचारकों को देखने आते हैं और वोट जो अपना देना है वही देते हैं, या इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, स्टार प्रचारक जो होते हैं वो अपने पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए, अपने पार्टी के आइडियोलॉजी को बताने के लिए और अपने संगठन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, इसका ही उनका टारगेट रहता है। इसी के टारगेट पे चलते हैं। मतदाता, बहुत से मतदाता हैं कि सभी बात पार्टी के प्रचारक को तो नहीं, लेकिन जो मुख्य प्रचारक हैं उनके भाषण में जाते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि किसने क्या कहा और अपना मत बनाते हैं। प्रचारक या जो राजनेता, बड़े बड़े राजनेता आते हैं, उनकी बातों को मान लेते हैं वोटर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रभावित भी होते हैं। स्थानीय मुद्दा विधानसभा के चुनाव में ज्यादा हावी रहता है। लोकसभा में भी स्थानीय मुद्दा आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा ज्यादा प्रभावित होता है। अभी इस बार झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, तो एक जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आरोप प्रत्यारोप का जो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप करते समय जो स्तर नीचे गिर रहा था वो इस बार मुझे नहीं दिखा है। पिछले चुनावों की तुलना में वो कहीं ना कहीं रूप में मेंटेन है। अब कोई घुसपैठियों को मुद्दा बना रहा है, कोई भ्रष्टाचार को बना रहा है, कोई अडानी अंबानी पर कमेंट्स कर रहे हैं, वो अपने विषय जगह है, लेकिन एक स्तर जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस संग्राम में वो स्तर गिरा नहीं। और ये जो हमारे यहाँ जो मतदान हो रहा है पहले चरण में 43 सीट में, झारखंड बनने के बाद पहली बार 2 चरण में मतदान हो रहा है। पहले लंबा खिंचता था, 3 चरण में हुआ, लेकिन 5 चरण में भी 3 बार हुआ है। इस बार 2 चरण में जो मतदान हो रहा है, उसमें पहला चरण का जो मतदान जो कल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वोटर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 43 सीटों पर हो रहा है। और ये 43 सीटों का ऐसा है जिसमें ST SC की अधिकांश सीटें यही हो रही हैं। 28 में से ST 20 सीट इसी चुनाव में है, और 9 में से 6 सीट मुझे लग रहा है कि 9 जो SC के लिए है, उसमें से 6 पहले चरण में ही है। तो इसमें जो कैंडिडेट को जिन सीटों पर लीड मिलेगा, सरकार बनाने की जो चाबी जिनको मिलेगी, लगता है वो सहूलियत वाला होगा। तो ये इस कारण से भी इसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्री हैं, संख्या भी ज्यादा है, और सेकंड फेज में सीट कम भी है। इसमें जो लीड ले लेगा, इसमें जिसको बढ़त मिल जाएगी, या जो जनता ने अपना जो मत बना के जिसको मतदान करेगा, उनकी राह आसान होगी। ये जो स्टार प्रचारक की बात है, तो मैं कहूँगा कि लोकतंत्र में ये मौका है चुनाव, जब नागरिक जो हैं जागरूक हो जाते हैं और ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं और वो सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। मैं एकदम सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई एक फिल्म स्टार आएगा और सारे वोट उसकी तरफ बह जाएंगे। हमारा जो नागरिक है वो भले ही गांव का हो या शहर का हो, वो बड़ा जागरूक इस मायने में है कि वो अपने दिल की बात अंदर ही अंदर गुनता रहता है और अंतिम निर्णय जो है वो बटन दबाते वक्त वो देता है। तो स्टार प्रचारकों की ये भूमिका तो है कि वो चुनाव का बड़ा एक रोचक माहौल जरूर पैदा कर देते हैं, जिससे सब लोग सुनना
पढ़ना, जैसे जो भूमिका मीडिया की है वही भूमिका जो है रैलीज की है और स्टार प्रचारकों की भी है। तो सारी पार्टियां जो हैं वो अपने पक्ष में स्टार प्रचारक को, अब जैसे मिथुन चक्रवर्ती आए, मिथुन चक्रवर्ती आने के बाद जो है वो बड़ा युवाओं में बड़ा एक चर्चा का विषय बन गया। हमारे विद्यार्थी भी जो हैं बहुत सारे बात कर रहे थे कि उनकी फिल्मों के बारे में और वो सब के बारे में, तो वो उनका महत्व है और वो होना भी चाहिए। जी, और जैसे स्टार प्रचारकों के बीच हम जो लोकल मुद्दों की बात कर रहे थे, अमरिंदर जी आपसे जानना चाहूंगी इस बार लोकल मुद्दे क्या क्या हैं? इस बार देखिए, इंडिया गठबंधन जो है सो अपने पिछले 5 साल में जो कार्य किए हैं उसको वो मुद्दा बना रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैया योजना शुरू की, जो उपलब्धि है उसकी चर्चा कर रहा है, कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा, वो अपने उपलब्धियों की चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में इससे और लाभान्वित करेंगे, पैसा और बढ़ाएंगे, जो योजनाएं हैं और लागू करेंगे, इसको कर को प्रचार कर रहा है। एनडीए गठबंधन में जो है वो भ्रष्टाचार फैला हुआ है राज्य में, ये वोटरों को बता करके हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम सुशासन की बात करते हुए लोगों को कह रहा है कि मैं ऐसा शासन दूंगा, यहाँ विकास हो सकेगा। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ये दोनों के केंद्र बिंदु में स्थानीय मुद्दे ही हैं। एक बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है वो भी स्थानीय मुद्दा ही है। मैंने राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा बना के झारखंड चुनाव लड़ी जा रही है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। जी, स्थानीय मुद्दे अभी जो विपक्ष में जो है, विपक्ष जैसी बात करते हैं, जो सत्ता पक्ष हैं वो अपनी किए गए कामों को, अपनी अच्छी चिन्हों को वो प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। खामियां दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन जो वोटर को जो कुछ शंकाएं हैं, अगर स्टार प्रचारक उसको अपने भाषण में किसी आशंका को दूर कर रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि हमारा ये सोच रहे थे ये हो जाएगा, तो उससे उस हद तक स्टार प्रचारक से वोटर प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जो अपना मत बनाते हैं अंत में वो मतदाता, और हमारा जो देश आज़ादी के बाद इतना युवा होने के बाद अब मैच्योर स्थिति में हमारा देश होता जाता है, दूसरा बड़ा लोकतंत्र के सामने में भी हम कम जोर नहीं है, तो इस स्थिति में हमारे मतदाता जो है सो मत बना चुके हैं और भ्रमित नहीं हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, 30 साल 35 साल पहले कहा जाता होगा कि मतदाता को भ्रमित किया जाता है, लोग प्रभावित होकर वोट करते हैं, उसमें अब मैच्योरिटी का लेवल आ रहा है। ये बात अलग है कि हमारा वोट परसेंटेज उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए मैच्योरिटी के लेवल पे, तो वो अलग विषय है। लेकिन मतदाता भ्रमित नहीं होते हैं, और इस माध्यम से, आप लोग के माध्यम से मैं ये भी मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि वो मैच्योर हो, अपनी मत के अनुरूप ही वो वोट डालें, प्रभावित नहीं हो, और समय से मताधिकार का प्रयोग कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। इसमें एक कमी मुझे इस पूरे प्रचार में ये लगती है कि यदि हम संकल्प पत्र को पढ़ें या अधिकार पत्र को पढ़ें तो उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं और उनका समाधान है, ये समस्याएं झारखंड की। लेकिन आप देखेंगे मीडिया और स्टार प्रचारकों की बयानबाजी या आरोप प्रत्यारोप में ले दे के 2-4 मुद्दे ही आपस में घूमते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पूरे झारखंड के चुनाव में केवल वही मुद्दे हैं, जबकि मुद्दे और भी हैं। जैसे व्यापक जो मुद्दा है वो तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, तो उन पर विस्तार से बातें चुनाव में उतनी नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। जबकि केवल मोटा मोटी जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठ हो, वो चाहे भ्रष्टाचार हो, वो चाहे, और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि ये जो आर्थिक मदद का जो एक चलन चल पड़ा है, मैया योजना हो या दीदी योजना हो, तो वो बड़े लेवल पे उसको आप देखेंगे तो वो सीधा गरीबों की मदद तो है उससे जी, लेकिन उससे पूरा झारखंड के विकास की बात करें तो लॉन्ग टर्म में टैक्स पेयर के पैसों से रेवड़िया बांटी जा रही है। राजनीतिक दल अपने फायदों के लिए सरकार के खजाने को ऐसे बांट रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो अपने प्रॉपर्टी को दान दे रहे हैं। तो टैक्स पेयर के पैसे का उपयोग कैसे हो, इस पर लोकतंत्र में सोचा जाना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय से लेकर के क्षेत्रीय दलों की जो पार्टियां हैं, ये रेवड़िया बांटने की परंपरा में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन एक सीमा के बाद रुकना चाहिए कि विकास कैसे होगा। आप जो पैसा दे रहे हैं, एक बहुत बड़े थिंकर थे,
उन्होंने कहा था कि मछली किसी को देने से अच्छा है कि उसे मछली मारना सिखा दो, इस लायक बना दो कि मछली मार के अपना कर सके। तो हमारे जो कमजोर हैं उनको रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए, इस तरह के प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए, लेकिन इसी प्रोत्साहन के बदौलत ही वो अपना जीवन चलाएं, ये कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। उनको इस लायक बना दीजिए कि वो सक्षम हो जाए और अपने विकास के माथे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ शिक्षा को लेके, कि आपने कहा कि पहली कक्षा से पीएचडी तक शिक्षा फ्री है, लेकिन गांव में जो स्कूल है उसकी हालत कैसे बेहतर हो, इस पर भी तो बात करनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन। मान लो आपके गांव के आसपास में 5 गांव में कोई अच्छा स्कूल ही नहीं है, तो फ्री शिक्षा का मतलब ही नहीं है फिर कुछ। जी, फ्री शिक्षा जैसी अब चीज नहीं है। चुनाव के दौरान जब आपने शिक्षा की चर्चा की तो पहले होता था कि टैक्स में इनकम टैक्स लोग अलग देते थे, लेकिन जो टैक्स होता था एक नगदी का टैक्स और एक जमीन रेवेन्यू का टैक्स, तो उसमें शिक्षा शेष और स्वास्थ्य शेष लगता था छोटा अमाउंट में, और उसके एवज में आज अगर 30 साल पहले देखें तो उसके एवज में भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की जवाबदेही अपने ऊपर लेती थी। क्वालिटी एजुकेशन के साथ बेहतर ढंग की स्वास्थ्य सुविधा मिलती थी। प्राइवेट नर्सिंग होम कम रहता था, आबादी बढ़ी, प्राइवेट नर्सिंग होम भी है, लेकिन सरकार अगर ये दोनों चीज़ को अपने बूते ले ले तब ये कह सकते हैं कि फ्री होगा। फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट आज के डेट में बोलने के लिए व्यवहार में नहीं है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे वो तो सोच का बात है, डिबेट है, लेकिन मतदाताओं को ऐसा सरकार बनाना चाहिए जो मजबूत विजन के साथ हो, राष्ट्रहित का सोचे, न कि वोट बैंक के चलते टैक्स पेयर के पैसा का दुरुपयोग करे। जी, और देवव्रत जी आपसे जानना चाहूंगी, मतदान चुनाव से रिलेटेड कोई अगर रोचक वाकया आपको याद आता है तो शेयर करें। रोचक वाकया मेरे सामने यही है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जी वो केवल वोट डालने के लिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो छुट्टी लेके अपने घरों में जा रहे हैं, हॉस्टल्स छोड़ के वो जा रहे हैं। तो उससे मुझे लगता है कि नई युवाओं में, जो खासकर नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी में वो जागरूकता है कि हमारे वोट की ताकत क्या है। जी, और ये बड़ी अच्छी बात है। एक इंटरेस्टिंग वाकया एक लाइन में खत्म करता हूँ कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने यूनिक बूथ का कंसेप्ट ने थोड़ा बदलाव किया है। हमारे यहाँ 15,344 बूथ हैं फर्स्ट पेज में, उसमें 50 बूथ ऐसा है जो यूनिक है, जिसमें झारखंड का कल्चर दिखता है, विकलांगों के लिए है, जो प्रिमिटिव ट्राइब है उसके लिए है। तो उसका जो सज्जो सज्जा, आज कुछ फोटो आ रही थी देखे, तो उसका जो साजो सामान है कि आप मतगणना के मतदान के लिए प्रेरित हो, मतदान ज्यादा होगा तो मतगणना से सरकार का गठन होगा। तो उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टिंग चीज बनाया है, एक कंसेप्ट लाया है कहीं पर्यटन स्थल पर, जैसे मैडम बता रही थी, वो आकर के वो इंटरेस्टिंग है कि इसको मतदान को कैसे लोक लुभावन बना करके लोग आकर्षित हों और उस तरफ आगे बढ़े। जी, और कई मतदाता ये सोचते हैं कि हमें जाकर लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, तो मतदाता ऐसा न सोचें। अब चुनाव आयोग की ओर से एक ऐप आया है, वोटर्स इन क्यू ऐप। आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए और आप अपने बूथ में जो स्थिति है लाइन की आप देख सकेंगे और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जाकर वोट डाल सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जब समय आए तभी निकले। जी जी, तो अगर ऐसा होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करते हैं और कतार देखते हैं, और कतार के हिसाब से जब कतार कम होती नजर आती है और अगर अपने घर से निकलते हैं, तो ऐसे में हमें लगता है कि ज्यादा लोग बाहर आकर वोट करेंगे, खास करके शहरी मतदाता। ये जो दिक्कत है लंबी कतार में नहीं जाना, ये शहरी मतदाता की दिक्कत है। तो छुट्टी है, कल छुट्टी है और सारे सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में छुट्टी घोषित की हुई है। तो ऐसे में ये कोई उतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं कि मुझे 5 मिनट या 10 मिनट कतार में लगना है। जब झारखंड के भविष्य की बात है तो ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, नहीं होना चाहिए। निजी और सरकारी संस्थानों में सवैतनिक अवकाश का कंसेप्ट है कि आपको छुट्टी मिलेगी, या निजी संस्थान में या सरकारी संस्थान में आपको छुट्टी दी गई है कि आप मताधिकार का उपयोग करें। जिनको सुबह में सहूलियत होता है, मैडम कितनी अच्छी बताई कि ऐप है, देख लीजिए। अगर सुबह में आपको ज्यादा भीड़ है तो आप दोपहर में चले जाइए, जब लीजर है, जब कम भीड़ है उस समय जाकर के। लेकिन ये जो छुट्टी मिली है और मतदान का उपयोग आपके राष्ट्र के लिए करना है, तो जो टाइमिंग है उसमें आपका कंसंट्रेशन पॉइंट होना चाहिए कि मुझे वोट डालना है। अभी डालने में सहूलियत होगी या थोड़ी देर बाद, उसको देख करके लोग मताधिकार का उपयोग करें और 100% मतदान हो, इसके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करें।
जी, तो हमारे स्टूडियो में आने वाले मतदान को लेकर चर्चा के लिए उपस्थित थे दैनिक भास्कर के राज्य ब्यूरो प्रमुख श्री अमरेंद्र कुमार और केंद्रीय विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग के प्रमुख श्री देवव्रत सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों यहाँ आए और आपने अपने विचार हमारे मतदाताओं के बीच रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आकाशवाणी। अभी आप सुन रहे थे झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के तहत प्रथम चरण के मतदान पूर्व जीवंत परिचर्चा में भाग ले रहे थे दैनिक भास्कर के राज्य ब्यूरो प्रमुख श्री अमरेंद्र कुमार और केंद्रीय विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के प्रमुख श्री देवव्रत सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम किरकेट्टा।